हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स अड्डा। चलिए 17 जून 2021 के द हिंदू एडिटोरियल को एनालाइज करते हैं। आज हम 3 आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। पहला है एक्वेटेड बट नॉट फॉरगॉटन, सेकंड क्लोजर कंपनसेशन, थर्ड इज रिकॉर्ड एफडीआई इनफ्लोज यस, सेलिब्रेशन नो। इसके अलावा 4 आर्टिकल और आया हुआ है न्यूज़पेपर में जिनको हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें रिपीटेड है, जैसे कि है टेरराइजिंग डिसेंट। तो इसमें वो एक्टिविस्ट जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उनको किस तरीके से सप्रेस किया जाता है या उनके अगेंस्ट अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत कुछ चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं, तो ये बताया हुआ है। और इस तरह के आर्टिकल्स पिछले काफ़ी समय में कई सारे हमने डिस्कस किए हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें रिपीटेड है तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। सेकंड है एनर्जी एफिशिएंसी कैन शॉर्ट सर्किट कूलिंग इंडिया। तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है बट इस आर्टिकल में कुछ भी ऐसा पॉइंट मेंशन नहीं है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो और जिसको एग्ज़ाम में हम मेंशन कर सकते हैं, तो इसलिए इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। थर्ड आर्टिकल है आ सी सॉ ऑफ साइंस एंड सूडो साइंस। देखिए, सूडो साइंस का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो देखने में जिसके पीछे लगे कि हाँ साइंटिफिक फैक्ट्स इन्वॉल्व है, यहाँ पे ये साइंस है, पर एक्चुअल में वो इंटरप्रिटेशन तो दे रही है ऐसा कि साइंस है यहाँ पे, पर एक्चुअल में साइंस ना हो। मतलब हमें लगे कोई चीज़ है पर वो हो ना वहाँ पे, तो वो होता है सूडो। और सूडो साइंस का मतलब हमें ऐसा लगे कि साइंस प्रेजेंट है यहाँ पे इस चीज़ के पीछे, बट वहाँ पे कुछ भी ऐसा प्रेजेंट ना हो, साइंटिफिक फैक्ट्स इन्वॉल्व ना हो। और इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और फिलहाल की जो गवर्नमेंट है वो इस तरीके के जो सूडो साइंस के कंसेप्ट्स होते हैं उनको प्रमोट कर रही हैं। और कई सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ यहाँ पे काव यूरिन का, जिससे माना जाता है कि सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा हमारी फ़िलहाल की जो गवर्नमेंट है उसका स्टैंड है। और कई सारे मिनिस्टर्स ये कहते हुए पाए गए हैं फ़िलहाल की गवर्नमेंट में। इसके अलावा एक मेडिसिन बनाई गई थी बाबा रामदेव के द्वारा और उसको लॉन्च करने के लिए भी कई सारे मिनिस्टर्स वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो ऐसे में जिसके पीछे कुछ साइंस, या ऐसा नहीं है कि उसे कुछ सर्टिफाई किया हुआ था कि वो कोविड की बीमारी से फाइट कर सकती है, उसको ठीक कर सकती है, पर फिर भी जब उसको अप्रूवल नहीं मिला है और वहाँ पे गवर्नमेंट के लोग प्रेजेंट है तो कहीं ना कहीं लोगों का ट्रस्ट बनता है उस चीज़ में कि हमारी जो गवर्नमेंट है वही उसको प्रमोट कर रही है। तो जब किसी भी कंसेप्ट के पीछे साइंस ना हो और उस तरह से जब गवर्नमेंट ही उसको प्रमोट करने लग जाती है तो इस तरीके से जो सूडो साइंस का कंसेप्ट है वो ओवरऑल लोग भी उसको फॉलो करने लग जाएंगे। तो इस चीज़ को यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और सूडो साइंस पे फोकस ना करके साइंस पे फोकस करने की ज़रूरत है हमें फ़िलहाल। तो ये भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम में हम ऐसा कुछ लिख सकते नहीं हैं, तो इसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। लास्ट आर्टिकल जो कि है हायर एजुकेशन इन कोविड-19, हालांकि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है बट एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट आया है फ़िलहाल कोविड-19 का, इस पैंडेमिक का, किस तरीके से बेकार हालत हो गई है एजुकेशन की और इसके लिए गवर्नमेंट को क्या किया जाना चाहिए और गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज़ फ़िलहाल उसने बनाई हैं और क्या क्या किस तरीके से इसको टैकल करने की कोशिश की गई है। तो इस तरीके के भी आर्टिकल हम बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं और फ़िलहाल कुछ महीनों में इस तरह के आर्टिकल्स बहुत सारे आए हैं। तो इस आर्टिकल में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी रिपीटेड है, तो इसलिए इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से जो कि है एक्वेटेड बट नॉट फॉरगॉटन। तो यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट के पास एक PIL फाइल की गई थी और इसमें इस PIL के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया है कि हर एक इंसान के पास होता है राइट टू बी फॉरगॉटन। और इसके तहत दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जजमेंट पास किया है कि ये जो पर्सन है जिन्होंने PIL फाइल किया है उनके केस से रिलेटेड जो जजमेंट है वो पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है। तो ऐसे में PIL में ये डिमांड रखी गई थी कि उसको रिमूव कर दिया जाए जिससे कि पब्लिक उसको एक्सेस ना कर सके। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एग्रीमेंट दिखाया है और ये ऑर्डर पास किया है कि इस कंटेंट को रिमूव कर दिया जाना चाहिए जिससे कोई पर्सन इसको एक्सेस ना कर पाए, यानी इस कंटेंट को ब्लॉक करने की बात कही है दिल्ली हाई कोर्ट ने। तो यहाँ पे राइटर कहते हैं कि देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन द राइट ऑफ द पर्सन टू एक्सेस रिकॉर्ड्स एंड अ पर्सनस राइट टू बी फॉरगॉटन। तो देखो यहाँ पे 2 राइट्स के बीच में क्लैश है।
एक तो उस पर्सन का राइट है जो ये चाहता है कि उससे रिलेटेड जो भी ऐसी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है जो उसको अपमानित कर सकती है, जो उसके अगेंस्ट यूज़ की जा सकती है, उसको वहाँ से रिमूव कर दिया जाए। तो ये हो गया राइट टू बी फॉरगॉटन, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट एक और राइट है जो कि है राइट ऑफ द पब्लिक टू एक्सेस रिकॉर्ड्स। तो ऐसे अगर मैं चाहूँ कि पिछले 5 सालों में या 10 साल में किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या केसेस आए हैं और उसको अगर मैं इंटरनेट पे सर्च करती हूँ और इंटरनेट पे वो कंटेंट ब्लॉक कर रखे हैं, तो वो मेरे राइट का उल्लंघन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है कि मैं उस नॉलेज तक या उस रिकॉर्ड तक नहीं पहुंच पा रही हूं जिस तक मैं पहुंचना चाहती हूं। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 राइट हैं। एक वो राइट जो उस पर्सन का है जो चाहता है कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल ना हो, और सेकंड है वो पर्सन जो इस तरीके के रिकॉर्ड को एक्सेस करना चाहता है। तो राइटर यहाँ पे कह रहे हैं इस दोनों तरह के राइट्स में एक बैलेंस स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि किसी एक दोनों में से किसी भी एक राइट को अगर हम प्रायोरिटी देते हैं तो दूसरे के राइट का वायलेशन यहाँ पे होगा ही होगा। तो ऐसे में हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है, एक बीच का रास्ता अपनाने की ज़रूरत है, जिससे कि दोनों के राइट का प्रोटेक्शन हो और किसी के भी राइट का वायलेशन ना हो। Persons cannot be perpetually stigmatized for the past conduct। जैसे मान लो कोई एक पर्सन है जिसको किसी केस के, जैसे मान लो उसने चोरी करी थी और वो काफ़ी छोटी एज में था, उसको अरेस्ट किया गया, केसेस फाइल किए गए उसके अगेंस्ट, और फिर जो भी चला सारा उसके अगेंस्ट जो भी प्रोसीडिंग्स चली, और फाइनली वो इंसान कुछ सालों बाद उस चार्ज से बरी हो गया और वो फ्रीली अब एक नॉर्मल इंसान की तरह रह रहा है। पर उसके जो पास्ट रिकॉर्ड्स हैं वो सारे अवेलेबल हैं पब्लिक डोमेन में, कोई भी उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे वो जो पर्सन है, यानी जो उसका पास्ट है, एक हॉन्ट कर सकता है उसका पास्ट उसको फ्यूचर में भी। तो उस इंसान को इस तरीके के हालात से बचाना भी बहुत ज़रूरी है, यानी पास्ट कंडक्ट की वजह से उसका जो प्रेजेंट है या जो फ्यूचर है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि पास्ट में जो भी हुआ था उसके अगेंस्ट जो भी एक्शन लिया जाना था वो उसके अगेंस्ट लिया जा चुका है, जो प्रोसीडिंग्स होनी थी वो हो चुकी हैं, और हो सकता है जो पनिशमेंट वो डिज़र्व करता हो वो भी उसे मिल चुकी हो। तो ऐसे में जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है उसको पूरे लाइफ उस चीज़ को यूज़ करना उसके अगेंस्ट या उससे स्टिग्मेटाइज्ड रहना या करना, ये एक गलत होगा उस इंसान की लाइफ के लिए। तो अब ऐसे में यहाँ पे हम देखते हैं कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज़ किया था राइट टू बी फॉरगॉटन, यानी जो हमारा राइट है, ये राइट टू बी फॉरगॉटन वो सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज़ किया था 2017 में, और ये कहा था कि ये जो राइट टू प्राइवेसी है जो कि आर्टिकल 21 के तहत आता है, तो इस आर्टिकल 21 के तहत ही राइट टू बी फॉरगॉटन भी आता है, यानी इस राइट को सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है। However, the right to be forgotten was subject to reasonable restrictions based on countervailing rights such as free speech। तो यहाँ पे ये ज़रूरत है कि जो right to be forgotten है उसके अगेंस्ट में एक जो दूसरा right है, जो दोनों क्लैश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। एक है right to be forgotten और दूसरा है right of free speech या right to access द इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे क्लैशेस हैं दोनों में, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट एक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि इनमें बैलेंस स्थापित करना ज़रूरी है, और जजमेंट्स जो हाई कोर्ट्स के होते हैं, सुप्रीम कोर्ट्स के होते हैं या लोअर कोर्ट्स के होते हैं, वो पब्लिश इसलिए किए जाते हैं कि इस तरीके के जजमेंट्स जब लोगों तक एक्सेसिबल होंगे तो लोग उन के बारे में जान सकेंगे, इनके पीछे जो इंटेंट होता है, जो रीज़न होता है वो अच्छा होता है, और ये जो कोर्ट्स हैं उनकी एक तरह से अथॉरिटेटिव बिहेवियर को रोकता है, और हर एक केस के पीछे किस तरीके से काम किया गया है, क्या क्या चीज़ें फॉलो की गई हैं, वो मतलब ट्रांसपेरेंट बनाता है प्रोसीडिंग्स को, और अकाउंटेबल बनाता है हमारे कोर्ट्स को, जिससे कि वो कोई भी जो जजमेंट दे रहे हैं, कोई भी प्रोसीडिंग्स हो रही है वो सही तरीके से हो सके। और अगर हम ऐसा कर देते हैं कि जो भी जजमेंट्स हैं, जो भी प्रोसीडिंग्स हैं, वो हम पब्लिक से छुपाने की कोशिश करें या उसके एक्सेस को पूरी तरह से ब्लॉक कर दें,
तो फिर हम अकाउंटेबल नहीं ठहरा पाएंगे कोर्ट्स को। यानी कि अगर कोर्ट अथॉरिटेटिव वे में भी बिहेव करने लग जाएंगे तो हम नहीं पता कर पाएंगे और उस तरीके के जो वो उनका प्रोसेस होगा उसको रोक भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी ही ख़त्म हो जाएगी यहाँ पे। तो ऐसे में जो पब्लिकेशन होता है जजमेंट्स का, उसका इंटेंट तो अच्छा होता है, पर इस तरीके से उनके जजमेंट्स है, पब्लिकेशंस है, उसको ब्लॉक कर देना, ये हमारे जो दूसरे राइट है यानी राइट टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड, उसके अगेंस्ट काम करेगा ये। तो ऐसे में राइटर कह रहे हैं द कोर्ट कुड हैव ऑर्डर्ड दैट द नेम एंड पर्सनल डिटेल्स ऑफ द पिटिशनर बी रिडैक्टेड बाय मेंटेनिंग पब्लिक एक्सेस टू द जजमेंट इटसेल्फ। यानी कि जो जजमेंट है वो पब्लिक डोमेन में रहे, पर उस जजमेंट में जो पर्सनल डिटेल है उस पर्सन की, जैसे नाम है या कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन जिसके थ्रू उस पर्सन के बारे में पता किया जा सके, उसको हटा के बाकी जो जजमेंट है वो रखा जा सकता है पब्लिक डोमेन में, जिससे कि वो केस क्या था, उस केस को किस तरीके से किस बेसिस पे चलाया गया, वो सारी इन्फॉर्मेशन तो पब्लिक में एक्सेस हो सके, पर उस पर्सन के बारे में पब्लिक ना जान पाए जिस पर्सन के अगेंस्ट ये केस चलाया गया था। तो ये एक बीच का रास्ता हो सकता है जिससे कि दोनों राइट में एक बैलेंस स्थापित हो पाएगा। तो यहाँ पे ना उस पर्सन के राइट का उल्लंघन होगा जो चाहता है कि इस कंटेंट को ब्लॉक कर दिया जाए, और यहाँ पे उस राइट का वायलेशन भी नहीं होगा, उस पर्सन के राइट का वायलेशन भी नहीं होगा जो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है यूएस का। यूएस में देखो, वहाँ पे हम देखते हैं कुछ तरह के वायलेंस होते रहते हैं अक्सर, जैसे कि हमने पिछले साल भी पढ़ा था, ब्लैक एंड वाइट का जो क्लैश वहाँ पे होता रहता है। तो इस तरीके के जो न्यूज़पेपर्स हैं वहाँ पे रिपोर्टिंग करते हैं इसके अगेंस्ट, इस चीज़ को लेकर, इस मुद्दे पर अपनी जो रिपोर्टिंग्स हैं वो सारे न्यूज़पेपर्स करते हैं। तो ऐसे में डिफेमेशन क्लेम्स अगेंस्ट न्यूज़पेपर्स डिसइंसेंटिवाइज देम फ्रॉम रिपोर्टिंग वायलेंस अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स। तो जैसे कोई प्रोटेस्टर है, किसी भी कॉज के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहा है और उसके अगेंस्ट अगर जो अथॉरिटी है वो वायलेंस करती है और उसकी रिपोर्टिंग न्यूज़पेपर में होती है, तो इसके तहत एक केस दायर किया गया था यूएस के कोर्ट में, और कहा गया था कि न्यूज़पेपर को इस तरीके की जो रिपोर्टिंग्स हैं उसको करने से बचना चाहिए और उनके इस जो राइट है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। बट कोर्ट ने उनके इस राइट को सप्रेस करने से मना कर दिया और ये कहा कि जो क्रिटिसिज्म है और अकाउंटेबिलिटी है उसको सप्रेस नहीं किया जाना चाहिए, स्पेशली जो पावरफुल फिगर्स हैं उनके अगेंस्ट तो बिल्कुल नहीं। अगर कोई गवर्नमेंट है वो कुछ पॉलिसीज़ बनाता है तो उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों को पब्लिक के सामने रखना जर्नलिज्म में होना चाहिए। उसका ये राइट है जर्नलिस्ट का और उसके अधिकार को नहीं छीनना चाहिए, और यही यहाँ पे यूएस का जो कोर्ट है उसने डिक्लेयर किया। तो यहाँ से हम ये सीख सकते हैं कि इंडिया में भी जो दोनों हम कह रहे हैं राइट टू बी फॉरगॉटन एंड राइट टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन, दोनों के बीच में एक बैलेंस स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है, और वो हम इस वाले जो जजमेंट है यूएसए वहाँ से हम सीख सकते हैं कि इंडिया में इस तरीक़ों को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाना। ओके, तो सेकेंड आर्टिकल है क्लोजर कंपनसेशन। तो 2012 में हम देखेंगे कि इटली का कमर्शियल शिप इंडिया के कॉन्टीजियस जोन से पास कर रहा था, और वहाँ पे एक इंडियन शिप थी जिसमें 2 फिशरमैन थे, और उनको इन इटली के जो कमर्शियल शिप पे जो लोग थे उन्होंने फायरिंग शुरू करी और इससे इंडियन फिशरमैन की डेथ हो गई यहाँ पे दोनों की। तो ऐसे में जो यहाँ पे इटालियन पर्सन थे, 2 लोग थे, उनके अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम किए गए। एनआईए ने यानी जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसने इस केस को प्रॉब किया और वहाँ पे इसने कुछ चार्जेस लगाए इन दोनों इटालियंस के अगेंस्ट आईपीसी के तहत, जो कि रिलेटेड थे अटेम्प्ट टू मर्डर, मिसचीफ एंड कॉमन इंटेंट। ठीक है, तो ऐसे में हुआ क्या कि इटली ने ये कहा इंडिया से कि ये जो भी पर्सन है ये स्टेट एक्टर्स कह सकते हैं हम इन्हें, और ये स्टेट के बिहाफ पे एक्ट कर रहे थे, तो इसलिए इनका ट्रायल इंडिया में नहीं होना चाहिए। जबकि इंडिया इन दोनों इटालियन जो पर्सन्स हैं इनके अगेंस्ट अपने यहाँ प्रोसीडिंग्स चला रहा था, पर फिर इटली ने मूव किया इसके अगेंस्ट ITLOS में, यानी कि इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ सीज में, वहाँ पे
केस फाइल किया और इंडिया को ये प्रोसेस चलाने, ये जो प्रोसीजर्स चलाए जा रहे थे उन दो इटालियंस के अगेंस्ट, उसको चलाने से रोकने की बात कही गई। तो यहाँ पे जो ITLOS है उसने जजमेंट पास किया 2015 में और कहा कि इटली या इंडिया को दोनों को ही अपने यहाँ जो भी प्रोसिक्यूशंस यानी जो भी इनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स चलाई जा रही हैं उनको रोक देना चाहिए। और ये केस था एनरिका लेग्जी का, क्योंकि जो इटालियन शिप थी उसका नाम एनरिका लेग्जी था। तो इसके अगेंस्ट जो भी प्रोसीडिंग्स चलाई जा रही हैं इटली में या इंडिया में, उसको इस जजमेंट ने रोक दिया। और फिलहाल एक जजमेंट आया है, उसमें ये कहा गया है कि इटली इंडिया को 10 करोड़ का कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा और इटली ने ये कंपनसेशन इंडियन अथॉरिटीज़ को डिपॉजिट करा दिया है। और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि किसी भी तरह की जो क्रिमिनल केस चलाया जा रहा था इटालियन मरीन के अगेंस्ट उसको रोक दिया जाए, क्योंकि इटली ने जो भी कंपनसेशन था वो डिपॉजिट करा दिया है। अब यहाँ पे द 2 मरीन्स आर लाइकली टू फेस ट्रायल इनिशियली आफ्टर रूलिंग ऑफ UN ट्रिब्यूनल। तो UN ट्रिब्यूनल ने कंपनसेशन के लिए तो जजमेंट पास कर दिया है, पर अब इनके अगेंस्ट आगे भी इटली में प्रोसीडिंग्स चलाई जाएंगी कि इन्होंने जो भी किया वो सही किया या गलत किया। अब देखो यहाँ पे इस केस में इटली में और इंडिया में दोनों जगह अलग अलग तरह के सेंटिमेंट्स काम करते हैं। इंडिया में लोग ये सोचते हैं कि जो इटालियन पर्सन थे दोनों, इन्होंने गुंडागर्दी दिखाई और ज़बरदस्ती यहाँ के फिशरमैन को मार दिया, तो ऐसे में इनके अगेंस्ट इंडिया में प्रोसीडिंग्स चलाई जानी चाहिए थी और इन्हें पनिश किया जाना चाहिए था। जबकि इटली में ये मानना है लोगों का कि ये जो इटालियन पर्सन्स थे इन्होंने सोचा कि वो पायरेट्स हैं और इसलिए उन पे फायरिंग करी और उनकी डेथ हुई। तो यहाँ पे इटली एक अलग सेंटिमेंट से इस केस को देखता है और इंडिया में इसको एक अलग सेंटिमेंट से देखा जाता है। ने कंपनसेशन भी दे दिया है और साथ में इन दोनों पर्सन के अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग्स चलाई जाएंगी वो इटली में चलाई जाएंगी। और शुरू में इटली ने यही डिमांड रखी थी इंडिया के सामने कि आप इन दोनों पर्सन्स को इटली में भेज दो, उनके अगेंस्ट जो भी प्रोसीडिंग्स चलाई जाएंगी वो इटली में ही चलाई जाएंगी। पर इंडिया ने तब ये करने से मना कर दिया था और फिर उसके अगेंस्ट जो इटली है वो ITLOS में गया था, यानी इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ सीज में गया था और उसने भी यही जजमेंट पास किया फाइनली कि इंडिया को कंपनसेशन प्रोवाइड किया और इटली में अब जो भी प्रोसीडिंग्स हैं इनके अगेंस्ट वो चलाई जाएंगी इस जजमेंट के तहत। तो ऐसे में यहाँ पे जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे एक लेसन सीखना चाहिए। दिस इज़ अ लेसन इज़ दैट सच इंसिडेंट शुड बी डेल्ट विद अ combination of legally sustainable steps and diplomatic efforts to find early resolution। अब देखो ये 2012 से केस चला रहा है, 2021 ऑलमोस्ट 9-10 साल हो चुके हैं। तो ऐसे में राइटर ये कह रहे हैं कि इस तरीके का कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसको डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के थ्रू रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, सस्टेनेबल स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि इस तरीके का कोई भी केस है वो जल्दी रिजॉल्व हो सके और दोनों जो दो कंट्रीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व है उनके जो आपस के रिलेशंस हैं वो भी एक ख़राब टर्न ना ले लें। तो ऐसे में राइटर ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इन इंसिडेंट्स को सॉल्व करने के लिए डिप्लोमेटिक चैनल्स का सहारा लिया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं आज का लास्ट आर्टिकल जो कि है रिकॉर्ड FDI इनफ्लोज येस, कॉज फॉर सेलिब्रेशन नो। यानी राइटर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि FDI का इनफ्लो तो इंडिया में अच्छा हुआ है जो कि सही बात है, पर क्या हमें इसके लिए खुश होना चाहिए? तो नहीं, इसके लिए खुश होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है वो हम आर्टिकल में समझते हैं। इससे रिलेटेड एक आर्टिकल 2 जून को पब्लिश हुआ था जिसमें डिटेल में समझा रखा है कि क्या है ये FDI फ़्लो, किस तरीके से आया है और ये बढ़ा क्यों है और हमें खुश क्यों होना चाहिए और खुश क्यों नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों रीज़न्स 2 जून 2021 के आर्टिकल में बहुत अच्छे से समझा रखा है। आप एक बार उस एडिटोरियल को ज़रूर देख लें इस आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए। तो फ़िलहाल इस आर्टिकल में देखो बात ये कर रहे हैं कि इंडिया ने ये कहा है कि हमें फ़िलहाल इस जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें FDI जो मिला है वो 81.7 इनफ्लो हुआ है FDI में, जो कि पिछले जो ईयर है उसके कंपैरिजन में 10% हायर है। FDI का इनफ्लो इंडिया में जो हुआ है वो पिछले साल के कंपैरिजन में 10% ज़्यादा हुआ है। और गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि जो 10% हायर इनफ्लो हुआ है उसके पीछे क्या रीज़न है।
तो जो इनके इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन है, यानी जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने बनाई है, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, यानी गवर्नमेंट ने इस तरीके से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, गवर्नमेंट ने इस तरह से पॉलिसीज़ बनाई हैं कि हमारे यहाँ एफडीआई ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। यानी गवर्नमेंट अपनी तारीफ़ ओवरऑल कर रही है कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, जो हमारी फैसिलिटेशन जो हमने प्रोवाइड किया है, उसकी वजह से एफडीआई का इन्फ्लो इंडिया में डायरेक्ट ज़्यादा आ पाया है। ठीक है, पर यहाँ पे जो आरबीआई है उसने इसका सेग्रीगेशन किया है, और ये फाइनली हमें समझ में आ रहा है कि जो ये ग्रॉस इनफ्लो है इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं एफडीआई, और दूसरा होता है रिपैट्रिएशन यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट। तो ऐसे में जो ये डिसइन्वेस्टमेंट है या रिपैट्रिएशन है, ये तो 47% इंक्रीज़ हुआ है, पर एफडीआई में डिक्रीज़ हमने देखा है 2.4% का। यानी एफडीआई में इंक्रीज़ नहीं हुआ है, जो टोटल इनफ्लो है, ग्रॉस इनफ्लो है, वो इंक्रीज़ किया है। और ये जो 47% हम राइज देख रहे हैं रिपैट्रिएशन या डिसइन्वेस्टमेंट में, ये शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, और इससे ओवरऑल इकॉनमी को कोई फ़ायदा नहीं होता है। फ़ायदा तब होता है जब एफडीआई का अमाउंट ज़्यादा आया होता है, जबकि हम देख रहे हैं कि एफडीआई का अमाउंट इस साल 2.4% से डिक्रीज़ हुआ है। तो ये खुश होने वाली बात नहीं है। ओवरऑल इनफ्लो हमारे यहाँ अच्छा हुआ है, वो सही बात है, पर वो इन्वेस्टमेंट जो किसी भी इकॉनमी को ग्रोथ प्रोवाइड कर सकती है, वो जो इन्वेस्टमेंट है वो डिक्रीज़ हो गई है। तो हमें खुश होने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और हम ये देख रहे हैं कि जो हम ओवरऑल देख रहे हैं कि यहाँ पे 2.4% का डिक्रीज़ है और 47% का इंक्रीज़ है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में। तो इनको अगर हम एग्रीगेट करें तो हम देखेंगे कि ये जो 10% हमने कहा था ना कि हायर इनफ्लो हुआ है, वो इस रीज़न से हुआ है क्योंकि 47% जो है वो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ देखा गया है। और यही रीज़न है कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हम कह रहे हैं कि इनफ्लो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हुए हैं। तो यहाँ पे देखो, बेशक से एफडीआई इनफ्लो जो है वो स्ट्रॉन्गर रहा है 2021 में, पर इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हाईली स्क्यूड है। यानी 4 से 5 कंपनीज़ हैं जिनमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आई है। बाकी अगर हम उन 4-5 कंपनीज़ को हटा दें तो देखो यहाँ पे राइटर खुद बता रहे हैं कि विदाउट द टॉप 5 एफडीआई डील्स, यानी जो टॉप 5 एफडीआई डील्स हुई अगर उसको हम हटा देते हैं तो FDI inflows during 2021 would have declined by about a third of their level a year ago। तो यानी पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल FDI 1/3 होता अगर हम ये 5 जो टॉप 5 डील है उसको इस टोटल इन्वेस्टमेंट से हटा देते हैं। तो इसका मतलब FDI इंक्रीज़ करने के बाद भी हम देख रहे हैं सिर्फ 5 ऐसे डील्स हैं जहाँ पे FDI बहुत ज़्यादा आया है। इसका मतलब जो ये FDI का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली नहीं हुआ है। सिर्फ 4-5 जो डील्स हैं उनके आ जाने से हम देखेंगे जो 4-5 कंपनीज़ हैं जिनके साथ ये डीलिंग्स हुई हैं वहाँ तो इसका फ़ायदा होगा, बट ओवरऑल हर एक सेक्टर में हर एक जगह पे इसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। तो इसका एज सच वो इफ़ेक्ट जो हमारी इकॉनमी में आना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा। ओवरऑल ग्रोथ जो है वो इतना ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव नहीं आ पाएगा हमारी कंट्री के लिए। तो हम हाँ यही देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आ रही है, पर उस इन्वेस्टमेंट से अगर हम ये उम्मीद करें कि हाँ उससे आगे चलकर हमारी इकॉनमी को एक तगड़ा फ़ायदा होने वाला है और हमें खुश होना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो ये 3 आर्टिकल थे जो आज इम्पॉर्टेंट थे द हिंदू में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।